हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 7 है यानी हिंदी। आज उसकी चैप्टर 2 की क्लास होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्लास की टाइमिंग बता दिया जाता है। तो सुबह 10 बजे आपका चलता है साइंस, ठीक है, मैथ और आपका कंप्यूटर। ये आपका अल्टरनेट करके चलता है, 3 दिन साइंस, 3 दिन मैथ, 3 दिन कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आपका 12 PM यानी 12 बजे दोपहर में आपका चलता है हिंदी और संस्कृत, ठीक। और आपका शाम में 7 बजे 7 PM पे आपका चलता है समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन और आपका सामाजिक अध्ययन। ये आपकी क्लासेस जो है रेगुलर चल रही है इस समय। कुछ दिन के लिए हमारी क्लासेस थोड़ा बंद थी किसी प्रॉब्लम की वजह से, बट अब क्लासेस कंटिन्यू हो गई हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं की हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहां पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत सारे बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो मैथ इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग एक क्लास अगर करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, चैप्टर 1 में हमने लेखक और आपके कवियों के बारे में पढ़ा था कि उनका जन्म स्थल क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कृतियां हैं। बहुत ही डिटेल में हमने वहां पे पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे आपके शब्द के बारे में, ठीक है। शब्द क्या होता है, शब्द के कितने भेद हैं, फिर उन भेद के कितने प्रकार हैं, क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ेंगे, मुहावरा पढ़ेंगे, लोकोक्तियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द। तो कोई नया आपका ये चैप्टर है नहीं, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ना है ना। चलिए देखते हैं शब्द क्या होता है। तो सभी को पता होगा शब्द क्या होता है। तो आपका शब्द क्या होता है, वर्णों का ऐसा मेल जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे वर्णों यानी अक्षरों का मेल यानी वर्ण का मेल। तो इसमें क्या है, स है एक वर्ण, एक ब है और एक द है। तो ये आपका जो शब्द बना हुआ है ये 3 वर्णों के मेल से बना है ना। श से मिला है आधा ब और आधा द। ये 3 शब्दों से, सॉरी, 3 अक्षरों या 3 वर्णों से मिलके बना हुआ है और जिसका एक अर्थ निकल रहा नहीं शब्द, वही आपका शब्द कहलाता है। यानी वर्णों का ऐसा मेल जिनका सार्थक अर्थ निकलता है उन्हें शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे। चलिए देखते हैं। शब्द जो होता है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई है। यानी आपका जो शब्द है वो क्या है, भाषा की स्वतंत्र इकाई है। यानी बिल्कुल आपका शब्द स्वतंत्र होता है, अर्थात शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यानी आपका जो शब्द है वो भाषा में जो प्रयोग होता है तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कहीं पे भी कोई भी शब्द हम यूज कर सकते हैं, है ना। शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, अर्थात केवल अर्थवान या सार्थक इकाइयां ही शब्द कहलाती हैं। यानी आपका ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलेगा वही आपका शब्द कहलाएगा। अब ये कहिए कि आप जैसे मान लीजिए चाय है, ठीक। तो ये क्या है, वर्णों का मेल है तो इसका अर्थ निकल रहा है चाय। अभी आप यहाँ पे लिख दीजिए या ना, ठीक। तो ये आपका क्या है, वर्णों का मेल तो है बट ये इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए आप इसको शब्द नहीं कह सकते हैं। आई बात समझ में? यानी शब्द क्या होता है कि वर्णों का ऐसा मेल होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, वही आपका शब्द कहलाता है। जैसे मेज हो गया, ठीक, कुर्सी हो गया, घोड़ा, ईमानदार, सुंदर। तो ये सब क्या है, ये वर्णों का मेल है बट इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, शब्द का अर्थ निकल रहा है। यहीं पे अगर आप मान लीजिए मेज है, यहीं पे आप मेज की जगह जेम लिख देते, जेम, ठीक, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है। यहीं पे अगर आप एक और मात्रा जैम लगा देते तो अर्थ निकल रहा है, तो वही ये शब्द कहलाएगा। अगर यहीं पे जेम होता तो ये शब्द नहीं कहलाता, है ना। वही कहा जा रहा है आपका शब्द क्या होता है कि वर्णों के ऐसे मेल को जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता वही आपका शब्द कहलाता है। आई बात समझ में?
इसका जो परिभाषा है वो बहुत कठिन नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखिएगा। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के कितने भेद हैं। तो शब्दों के टोटल 4 भेद हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। 4 भेद होता है। पहला तो अर्थ के आधार पर, ठीक है। दूसरा आपका उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। तीसरा आपका रचना के आधार पर, और चौथा है आपका वाक्य के आधार पर या वाक्य के प्रयोग के आधार पे। एग्जाम में पूछेगा कि शब्दों के कितने भेद है, तो शब्दों के टोटल 4 भेद है। कौन कौन से? पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा आपका रचना के आधार पर, और चौथा आपका वाक्य में प्रयोग के आधार पर। ठीक है। ये हमने पढ़ा शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों का भेद। अब हम ये पढ़ेंगे कि हर एक भेद के कितने प्रकार हैं। ठीक है। कितने प्रकार है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर भेद। तो आपका जो अर्थ के आधार पर भेद होता है, इसमें क्या होता है कि शब्द के अर्थ के अनुसार हम इसको जो है डिवाइड करते हैं। तो अर्थ के आधार पर 2 भेद है, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द में क्या होता है कि उस शब्द का कोई न कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक में क्या होता है कि उन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो आपका जो सार्थक शब्द होता है वो क्या होता है? जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। क्या होता है आपका सार्थक शब्द? जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है वो आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना। ठीक। अब देखिए ये तो हमने सार्थक शब्द पढ़ा। अब देखिएगा सार्थक शब्द के भी 4 भेद होते हैं। एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया आपके, ठीक है, समानार्थी या पर्यायवाची हो गया, या फिर आपके विपर्यार्थक या विलोम शब्द। जो आप ये सब पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? आपके सार्थक शब्द के। और सार्थक शब्द किसके अंदर आता है? अर्थ के आधार पर, है ना। जैसे आपका अर्थ जो है, अर्थ के आधार पर कितने पार्ट है आपके? एक मिनट। 2 पार्ट है ना। एक तो आपका सार्थक हुआ, ठीक है। दूसरा आपका क्या हुआ? निरर्थक। अब ये जो आपका सार्थक है, इसके कितने भाग है? 4 भाग है। इस तरह से आप अपने से ना टेबल बना के जब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, भूलेंगे ही नहीं। चलिए तो देखते हैं। आपका जो ये शब्द है, शब्द के हमने 4 भेद पढ़े थे, है ना। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। तो पहला हम अर्थ के आधार पे पढ़ रहे हैं। तो अर्थ के आधार पे 2 भेद है, एक आपका सार्थक शब्द और दूसरा आपका निरर्थक शब्द। तो हमने जब सार्थक शब्द को पढ़ा तो ये क्या कहता है? सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें ही सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, पीना, है ना, इनका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। अब ये जो आपके सार्थक शब्द है इनके भी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। चलिए देखते हैं। तो पहला है आपका एकार्थी शब्द। कैसा शब्द? एकार्थी। यानी वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका हम प्रयोग सिर्फ एक ही अर्थ के लिए करते हैं। गाय तो मतलब गाय ही, पुस्तक तो मतलब पुस्तक ही, है ना। घर तो यानी घर ही, लोहा यानी लोहा ही। एक शब्द का एक ही अर्थ होगा। कहने का मतलब यही है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम सिर्फ एक अर्थ के लिए करते हैं वही आपका एकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे पुस्तक, गाय, घर, लोहा। इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है एकार्थी मतलब एक अर्थ वाला। ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं। अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब क्या मतलब निकल के आ रहा है कि अनेक अर्थ वाला, है ना। तो वे शब्द जिनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं यानी अलग अलग अर्थ होते हैं उन्हें आप अनेकार्थी शब्द कहेंगे। यानी ऐसे शब्द जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आम है। आम का मतलब क्या होता है? आम एक फल का भी नाम है। और आम मतलब क्या होता है? मामूली या साधारण। जैसे कहते नहीं कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आम बात है ना। आम बात है मतलब मामूली बात है, साधारण बात है। तो वही कहा जाए। जैसे आम का मतलब क्या है? 2 अर्थ के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, एक तो फल के लिए और एक मामूली या साधारण के लिए। अब देखिए हंस।
तो हंस एक पक्षी का भी नाम है और हंस मतलब सफेद भी होता है। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक अंश मिस होता है कंधा और एक अंश मिस होता है हिस्सा, है ना। तो वही आपके होते हैं अनेकार्थी शब्द जिनका हम जो है भिन्न भिन्न अर्थ होता है। चलिए अब तीसरा हम पढ़ेंगे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी एक ही नाम होगा बट सॉरी एक शब्द को हम बहुत सारे नामों से हम जानते हैं, उसी को हम समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी एक ही शब्द, बहुत सारे शब्द होंगे लेकिन उनका अर्थ एक ही होगा, वही आपका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे गंगा एक शब्द है, इसको हम और अन्य नाम से जानते हैं, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। तो सुरसरी का मतलब भी गंगा ही होगा, मंदाकिनी का मतलब भी गंगा होगा, भागीरथी का भी नाम गंगा ही होगा। तो वही कहा जा रहा है कि समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे गणेश जी का बहुत सारे नाम है, गणपति, गजानन, गणनायक, है ना। ये सब क्या है आपके पर्यायवाची है। घर का गृह, आवास, कुटी, निवास, ठीक। पृथ्वी का भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा। आई बात समझ में? आपका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए अब चौथा देखते हैं, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द को हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका विलोम यानी उल्टा जो हो, जैसे अच्छा का बुरा, ठीक, मीठा का तीखा, सॉरी खट्टा का मीठा, है ना। तो ऐसे शब्द जिनके विपरीत अर्थ निकलते हैं वे आपके विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे मित्र का शत्रु, ठीक, उत्थान का पतन, आदान का प्रदान, अमृत का विष। तो ये आपके क्या है? विपरीतार्थक या विलोम शब्द हैं। चलिए अब पांचवा देखते हैं। पांच है वहां पे, सॉरी चार ही लिखा है, देखिएगा। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, इसमें क्या होता है कि ऐसे शब्द जो सुनने तथा पढ़ने में तो समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी आपके ऐसे शब्द जब आप सुनेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये तो दोनों एक ही जैसा है बट उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे चरित और चरित्र, है ना। चरित और चरित्र तो बोलने में एक जैसा लग रहा है बट इसका अर्थ अलग है। चरित का जो है क्या है? जीवनी होता है। चरित्र का आचरण, ठीक। चरित का क्या है आपका अर्थ? जीवनी, और चरित्र का क्या है? आचरण। चलिए कुल का मतलब क्या होता है? वंश, और कूल का मतलब होता है किनारा। तो आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो सुनने और पढ़ने में तो समान लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वही आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक। चलिए आगे है, ये थोड़ा आपका जो है ना ये पीछे का प्रिंट आ गया है तो इस वजह से थोड़ा भद्दा दिख रहा है बट मैंने इसको बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो अब तो नोट्स मैंने बना लिया है, हालांकि एक दो चैप्टर के बाद सही है, तो यहाँ पे थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। आपको जब नोट्स मिलेगा तो वहां पे इतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो वाक्यांश के लिए रोचक प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द भी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि एक लाइन लिखी होती है उसके लिए एक शब्द होता है, वही आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, जिसकी आराधना की जाए, ये आपका क्या है? वाक्यांश है। अब इसके लिए आपका एक शब्द, यानी जिसकी आराधना की जाए उसको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? आराध्य, ठीक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, ठीक। तो ये सब आपका क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं दूसरा, निरर्थक शब्द। कैसा शब्द? निरर्थक शब्द, ठीक। तो जिस शब्द का कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि अभी हमने सार्थक शब्द पढ़ा, सार्थक शब्द में हमने क्या पढ़ा? एकार्थी, अनेकार्थी, है ना। उसके बाद फिर विलोम शब्द हमने पढ़े, उसके बाद क्या पढ़ा? समश्रुति,
6 प्रकार के पढ़े तो उसमें क्या था, कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा था, लेकिन आपके निरर्थक शब्द में क्या होता है कि इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय के साथ वाय, तो ये कोई आपका अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो ये आपके क्या है, निरर्थक शब्द हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, शब्द के 4 भेद पढ़े। पहला अर्थ के आधार पर, ठीक, अर्थ के आधार पे हमने 2 तरह के पढ़े, एक आपका सार्थक पढ़ा और एक आपका निरर्थक। और सार्थक में हमने 6 प्रकार के पढ़े, एकार्थी, अनेकार्थी, है ना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक, ठीक। तो यहाँ पे हमने सार्थक में 3-4 पॉइंट्स अच्छे से समझे, वो हमने समझा दिया। आप अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा। और दूसरा जो है आपका निरर्थक, उसका क्या है कि इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक। अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं, शब्द का दूसरा प्रकार, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर क्या पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है आपका शब्द 4 प्रकार का होता है, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर आपका शब्द 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका तत्सम शब्द, दूसरा है आपका तद्भव शब्द, तीसरा है आपका देशज शब्द और चौथा है आपका विदेशी शब्द। आप लोगों ने पढ़ा सभी है, बट यहाँ पे फिर से वही रिवीजन करना है। तो अगर जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं तो उन्हें तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी अच्छे से यहाँ पे उनको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के हैं आपके, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक, विदेशी शब्द या फिर विदेशज कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे आपका तत्सम शब्द क्या होता है। तो समझिएगा, संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक। यानी आपका जो तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत भाषा का वर्ड होता है, यानी आपके तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के वर्ड होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी आपका जब हिंदी भाषा में संस्कृत शब्द यूज किया जाता है तो वही आपका तत्सम शब्द होता है। वही कहा जा रहा है ना कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनमें बिना किसी परिवर्तन के, यानी उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और वो संस्कृत के ही शब्द आपके हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, वही आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। इन शॉर्ट अगर आप माइंड में रखना है तो आप समझिए कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के वर्ड होते हैं, जहां आपको संस्कृत वाला शब्द नजर आए आप समझ लीजिए वो तत्सम शब्द है। जैसे पवन, ठीक, उत्सव, विद्या, हानि, जल, नर, ये सब क्या है आपके तत्सम शब्द हैं। आई बात समझ में, तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक। जैसे आपका पवन, उत्सव, विद्या, हानि, जल और नर, ठीक। ये आपका तत्सम शब्द था। अब बढ़ते हैं हम तद्भव शब्द की तरफ। तो तद्भव शब्द क्या होता है उसको समझिएगा। संस्कृत भाषा से परिवर्तित होके हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, यानी जो आपके संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उनका जब परिवर्तन हो जाता है और वो हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि संस्कृत भाषा होता है, सॉरी, संस्कृत के शब्द होते हैं उसी में उनका हिंदी में परिवर्तन हो जाता है, वही तद्भव कहलाता है, ठीक। तो जिह्वा आपका कैसा है, तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, अब इसी का परिवर्तन हो गया है हिंदी में और ये हो गया जीभ, तो ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक। कृष्ण आपका क्या है, तत्सम शब्द है, परिवर्तन होके कन्हैया हो गया तो ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है। सर्प आपका तत्सम है और साप आपका तद्भव है, ठीक है। दुग्ध यानी ये क्या है आपका, तत्सम है और दूध आपका तद्भव है। हस्त आपका क्या है, तत्सम शब्द है और हाथ क्या है आपका, तद्भव शब्द है। कर्ण यानी कान होता है तो कर्ण जो है आपका तत्सम है और कान क्या है आपका, तद्भव है। आई बात समझ में।
तो देखिएगा हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड नहीं है, बट आपको जैसे कि अब ये सब तत्सम शब्द हो गया, इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक, हालांकि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आपको इनका शीट प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से अपने से 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं अब हम आगे। देशज शब्द क्या होता है? ठीक है, देशज शब्द क्या होता है? तो वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों के द्वारा हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे बेटी, घोंसला, रोटी, यानी ऐसे शब्द जो देश की बोलियों में अलग अलग जगह पे जो बोली है वही आपकी देशज शब्द होती है। ठीक, ऐसे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों के द्वारा हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती है वही आपका देशज शब्द कहलाता है। ठीक, अगला है आपका विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द क्या होता है? जो शब्द विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषा से हमारे भारत में आ गए, यानी विदेशी शब्द जो है हमारे जो भारत में आए हुए हैं, जो हमारे हिंदी भाषा में यूज होने लगा है वही आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक, जैसे आपका कंप्यूटर विदेशी शब्द है, डॉक्टर आपका विदेशी शब्द है, कैंची, किताब, पुलिस, ये सब क्या है आपका विदेशी शब्द है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे हम देखेंगे रचना के आधार पे। अब तक हमने क्या पढ़ा? अर्थ के आधार पे पढ़ा, और दूसरा हमने पढ़ा आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पे हमने दो पढ़ा, सार्थक, निरर्थक। सार्थक में भी 5-6 पॉइंट हमने पढ़े। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पे हमने 4 पढ़े, तत्सम पढ़ा, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पे कितने हैं आपके? 3 हैं। ठीक है, क्या क्या है आपका? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट समझा देती हूँ। देखिएगा ये यहाँ पे आपका ये शब्द है ना? शब्द है, ऐसे आप ना जो है ऐसे फ्लो डायग्राम के थ्रू आप खुद 1-2 बार बना के लिख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, ये आपके 4 पार्ट है ना? तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया? अर्थ के आधार पर, फिर आपके उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, यहाँ थोड़ा ऐसे ही समझ लीजिएगा, रचना के आधार पर, फिर आपका प्रयोग के आधार पर, है ना? तो अर्थ में हमने क्या पढ़ा? 2 प्रकार के पढ़े, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पे हमने कितने पढ़े? 4 पढ़े, है ना? जो है कितना? 4 पढ़ा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब रचना के आधार पे हम 3 पढ़ेंगे, है ना? यौगिक हो गया आपका, रूढ़ शब्द पहले, फिर आपका यौगिक, फिर योग रूढ़, और प्रयोग के आधार पे 2 होते हैं। आप भी आगे पढ़ेंगे विकारी और अविकारी। ऐसे आप ना एक फ्लो डायग्राम बना के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अर्थ के आधार पे 2 होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे 4 होते हैं, रचना के आधार पे आपके 3 होते हैं, प्रयोग के आधार पे आपके 2 होते हैं। ऐसे तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा और भूलेंगे भी। ठीक है, चलिए रचना के आधार पे 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ और आपकी योग रूढ़। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आपके रूढ़ शब्द क्या होता है। तो जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, ऐसे शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। जैसे समझिएगा आपका ये दिया हुआ है थोड़ा, है ना? थोड़ा, तो ये सिर्फ क्या है? आपका एक सिंगल शब्द है, एक अकेला एक शब्द है। इन शब्दों का जो निर्माण हुआ है सिर्फ आपके वर्ण की सहायता से है, इसमें अन्य शब्दों का योग नहीं है। वही कहा जा रहा है ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं। ठीक, और ऐसे शब्दों के टुकड़े करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। मान लीजिए इसमें क्या है? ये सिर्फ वर्ण से बने हुए हैं, ये सिर्फ एक शब्द है, इसमें और किसी अन्य शब्द का यूज नहीं हुआ है। अगर हम इसको तोड़ेंगे, हो प्लस ड़ा, तो क्या इनका कोई अर्थ निकल रहा है? थो का कोई अर्थ निकल रहा है? ड़ा का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं ना। तो वही कहा जा रहा है कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं
जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, और ऐसे शब्दों का जब हम टुकड़ा करते हैं या उनको अलग करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। ठीक। अब जैसे नाक हो गया, कान हो गया और मोर हो गया, ये सब क्या है? आपके रूढ़ शब्द हैं। अब देखिएगा दूसरा है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है उसको समझिएगा। यौगिक शब्द देखिएगा, वे शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द संधि समाज प्रत्यय उपसर्ग से बनते हैं। यौगिक मतलब ही है मतलब योग से बनना, है ना। तो ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और आपके जो ऐसे शब्द हैं वो संधि होता है, जो समास होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग जो होता है, वो अधिकतर आपके यौगिक शब्द ही होते हैं। जैसे पहला है आपका सेनापति, है ना। तो ये आपका दो शब्दों से मिला है, एक तो सेना से मिला है, दूसरा आपके पति, यानी दो शब्दों से मिलके आपका एक शब्द बना हुआ है ना। सुगंध, ये आपका सु यानी अच्छा और गंध यानी महक, तो सुगंध दो शब्दों से मिलके एक शब्द बना हुआ है, तो यही आपका यौगिक शब्द कहलाता है। प्रतिदिन, प्रति यानी रोज, है ना, दिन यानी दिन जो होता है आपका, तो आपके जो दो शब्दों के योग से बनता है वही आपका यौगिक शब्द कहलाता है। तो ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, है ना, रसोई प्लस घर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं आपके जो है उत्पत्ति के आधार पे, सॉरी भूल क्या था आपका, हाँ, रचना के आधार पे, है ना। तो रचना के आधार पे हम पढ़ रहे हैं योग रूढ़ शब्द तीसरा वाला। तो योग रूढ़ में क्या होता है देखिएगा, दो शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से तो बनता है बट उसका अर्थ कोई तीसरा होता है, जैसे बहुब्री समास में हम पढ़ते हैं, सेम आपका योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक, यानी ये दो शब्दों के मेल से बने होते हैं बट इनका अर्थ कुछ विशेष होता है। जैसे पंकज, ठीक, तो पंख धनज, तो दो शब्दों से मिलके बना है। पंख का मतलब होता है कीचड़ और ज यानी जन्मा हुआ, यानी कीचड़ में जन्मा हुआ यानी कमल। ठीक है, तो ये तीसरा विशेष अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सेम ऐसे समझिएगा दशानन यानी 10 आनंद, 10 मुख वाला, तो रावण। ठीक, लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर यानी गणेश, चार पाए यानी चार पाए वाला, तो खाट। तो ये आपका क्या है? योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द क्या होता है? दो शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपका योग रूढ़ शब्द ये कहलाता है। ठीक, जैसे समझ में आया। अब चलिए लास्ट देखते हैं आपके प्रयोग के आधार पे। तो मैंने अभी आपको बताया प्रयोग के आधार पे दो प्रकार के होते हैं आपके शब्द। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका विकारी शब्द और दूसरा है आपका अविकारी शब्द। ये आप सभी पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें स्टार्टिंग में ही पढ़ाई जाती है। तो पहला है आपका विकारी शब्द। समझिएगा विकारी शब्द क्या होता है वो देखिएगा। जो शब्द लिंग वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी आपके ऐसे शब्द जो लिंग के अनुसार, ठीक, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार बदलते रहते हैं वही आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए राम खाना खाता है, ठीक, अब वहीं पे अगर लिंग बदल जाएगा, राम की जगह सीता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सीता खाना खाती है ना। तो वही आपका कहा जा रहा है कि ऐसे शब्द जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं वही आपका विकारी शब्द कहलाता है। और आपका जो विकारी शब्द है वो चार प्रकार के होते हैं। आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अगर पूछेगा कि विकारी शब्द इनमें से कौन है, तो संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, क्रिया भी है और आपका विशेषण भी है। ये सब क्या है? आपके विकारी शब्द है। चलिए आगे देखते हैं अविकारी शब्द क्या है। जो शब्द लिंग वचन कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं वो आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी यानी बदलते हैं, अविकारी यानी नहीं बदलते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं वो आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक, अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं।
पहला है आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब जैसे मान लीजिए कहेंगे राम धीरे धीरे चलता है, ठीक, तो धीरे धीरे क्या है आपका अविकार्य शब्द है। अब अगर हम बोलेंगे सीता धीरे 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 चलती है, कि बोलेंगे सीता धीरे धीरे चलती है ना, आपका जो धीरे धीरे है वो तो राम के अनुसार भी धीरे धीरे है और सीता के अनुसार भी धीरे धीरे, यानी चाहे वो पुल्लिंग लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, आपका धीरे धीरे तो धीरे धीरे ही लिखा जाएगा, है ना। तो अविकार्य शब्द यही होता है कि जो ना तो लिंग के अनुसार ना आपकी क्रिया के अनुसार किसी के अनुसार नहीं बदलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपके वो अविकार्य शब्द होते हैं। तो पहला है आपका, चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे, आजकल, शीघ्र, जल्दी जल्दी, ठीक। दूसरा है आपका संबंध बोधक, तो जैसे में, से, पर, बिना, साथ, ठीक। समुच्चय बोधक, किंतु, और, तथा, या, तो, ठीक। विस्मयादि बोधक, हाय, अहा, ओह, छी, तो ये सब आपका क्या है अविकार्य शब्द है। आई बात समझ में। आप हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, पूरा शब्द के बारे में अच्छे से पढ़ा, शब्द क्या होते हैं, शब्द के कितने भेद हैं। तो हमने पढ़ा शब्द के चार भेद होते हैं, पहला आपके अर्थ के आधार पर, दूसरा आपकी उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा आपके रचना के आधार पे और चौथा आपके प्रयोग के आधार पे। फिर हमने पढ़ा अर्थ के आधार पे भी चार दो प्रकार के होते हैं, आपका सार्थक हो गया, निरर्थक हो गया। फिर सार्थक में भी हमने चार पांच पॉइंट डिस्कस किया। फिर आपका आता है व्युत्पत्ति के आधार पे, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, चार प्रकार के पढ़े। पहला तत्सम, तद्भव, फिर देशज और विदेशज। ठीक, तीसरा जब आता है हमारा रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे भी हमने तीन पढ़ा, है ना। रूढ़ पढ़ा, यौगिक पढ़ा, फिर यौगिक रूढ़ पढ़ा, ठीक है। रूढ़ यौगिक पढ़ा, यौगिक रूढ़, ठीक। फिर चौथा आपका आता है प्रयोग के आधार पे, और प्रयोग के आधार पे हमने दो पढ़े, है ना। दो कौन से पढ़े, विकारी पढ़ा और अविकारी पढ़ा। फिर विकारी में भी चार प्रकार पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना। चार हमने इसमें पढ़े, चार हमने इसमें पढ़े। आई बात समझ में। इस तरह से फ्लो डायग्राम बना के एक बार समझेंगे तो चीजें अच्छे से याद होंगी। यहाँ से कम 6 नंबर बनेगा सिर्फ शब्द से ही। पूछ लेगा कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, है ना, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के हैं। तो ये चीजें पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। चलिए देखते हैं मुहावरों तथा लोकोक्तियों को। मुहावरा क्या होता है, तो एक बात समझिएगा, अभी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दे रही हूँ, फिर आप लोग अपने से सर्च करिए, प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए, देखिए कौन कौन सा मुहावरा कितनी बार पूछा है, किस तरह का पूछा है। और मैं आपको मुहावरों का पूरा, लोकोक्तियों का, चीजों का जो है आपको पेज यानी पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ एक एक मैं आपको छोटे बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोग अपने से पढ़ेंगे तो ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुहावरा होता क्या है। तो मुहावरा का अर्थ होता है बातचीत करना, ठीक। देखते हैं इसका अब सॉरी परिभाषा क्या होता है। तो कोई ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, वो आपका क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। यानी ऐसा वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ दे और किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, वही आपका मुहावरा कहलाता है, ठीक। मुहावरा हमेशा गद्यात्मक होता है, गद्य के रूप में होता है। जैसे अंधे की लकड़ी, तो एक आपका क्या है, वाक्यांश है, अंधे की लकड़ी, तो इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है कि नहीं, एकमात्र सहारा, यही आपका क्या है, मुहावरा है। यानी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ के कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, वही आपका मुहावरा कहलाता है। अब इसका जैसे प्रयोग हम करते हैं ना, श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी था, है ना। चल, अब देखिएगा दूसरा, जैसे समझ लीजिएगा अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना एक मुहावरा है, इसका विशेष अर्थ निकल रहा है कि नहीं, स्वार्थ सिद्ध करना, यानी स्वार्थी होना, अपना काम बस निकालना। तो देखते हैं रोहन, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। रोहन बड़ा चालाक है, वह किसी न किसी तरह अपना उल्लू सीधा कर ही लेता है, ठीक। तो ये सब आपके क्या है, मुहावरे हैं। अब हम देखेंगे लोकोक्ति क्या होता है। तो समझिएगा, ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है, उसे लोकोक्ति कहते हैं। यानी ऐसा
वाक्य या ऐसी लाइन जो किसी क्षेत्र का फेमस होता है या किसी विशेष जगह का होता है और ये किसी विशेष अर्थ को संकेत करते हैं, वही आपकी लोकोक्ति होती है। ठीक। जो आपकी लोकोक्तियां होती है ना, वो प्रायः किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होती है। यानी आपकी जो लोकोक्तियां होती हैं वो किसी घटना जब होती है उसके अनुसार बनाया जाता है या किसी नाटक या प्रसंग के आधार पर होता है। ठीक है। और ये जीवन के सत्य और अनुभव को प्रकट करती हैं। आपकी जो लोकोक्ति होती है वो गद्यात्मक होने के साथ साथ आपके पद्यात्मक भी होती है। ठीक। जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपका क्या है, जीवन के सत्य और अनुभव पे आधारित है, किसी घटना पर आधारित होगा। जैसे कोई इंसान अगर आम खा रहा है और क्या कर रहा है, उस गुठली को भी फोड़ के उसके बीज भी खा ले रहा है, तो ये क्या होता है, ये सत्य घटना है कि नहीं, ऐसा लोग करते भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप आम तो खा रहे हैं, यानी एक लाभ तो आप ले रहे हैं, दूसरा गुठली भी खा ले रहे हैं तो दूसरा भी लाभ ले रहे हैं। तो वही कहने का मतलब है कि आपका ये, इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ। यानी आपके जो लोकोक्ति होते हैं वो किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होते हैं, जीवन के सत्य और अनुभव पे ये प्रकट करते हैं। आपकी जो लोकोक्ति होती है वो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों हो सकती है। जैसे उसने अपने खेत में गेहूं के साथ साथ भूसा भी प्राप्त हो गया, तो क्या हुआ, आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी वह अपने खेत में गेहूं तो बोया हुआ है, अब जब उसने गेहूं की कटाई की उसको गेहूं तो मिला ही, साथ ही साथ उसको भूसा भी मिल गया, तो उसको दोहरा लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सत्य घटना पे आधारित है कि नहीं आधारित है, तो वही कहा जा रहा है। ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। तो आज हमने क्या पढ़ा, शब्द पढ़ा, ठीक है, मुहावरा पढ़ा, आपकी लोकोक्ति पढ़ी। तो आई होप आपको हिंदी की क्लास समझ में आई होगी। अब हम कल चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे और 2-3 चैप्टर हम पढ़ के फिर हम संस्कृत कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, सुबह की क्लास आपकी 10 बजे है जिसमें हम पढ़ते हैं साइंस, मैथ और कंप्यूटर, और दोपहर में 12 बजे आपका हिंदी और संस्कृत चलता है, अल्टरनेट चलेगा। शाम को 7 बजे आपका चलता है शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा और आपका चलता है सामाजिक अध्ययन। ठीक। तो ये क्लास की टाइमिंग है और नोट्स आपको मे बी 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम था तो बच्चे भर भर के कमेंट करते थे, भर भर के मैसेज करते थे। ठीक है। जब पढ़ते थे तो करते थे, अब तो लगता है पढ़ते ही नहीं। जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो कमेंट कहाँ से करेंगे, है ना। तो मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारी जो मेहनत है उसको थोड़ा अप्रिशिएट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए अच्छे कंटेंट ले आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।